नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चंद्रकिशोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल की शुरुआत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने चैप्टर नंबर 7 से हमने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की है। दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया है। पहले वीडियो पर हमने साइन कन्वेंशन और डिस्टेंस फार्मूला के बारे में इलोबरेट करके बताया है। उसमें हमने काफ़ी विस्तृत व्याख्या की है साइन कन्वेंशन और डिस्टेंस फार्मूला की। सेकेंड वाले वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया है। तो इसके पहले यदि आपको आज मैं सेक्शन फार्मूला का थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके पहले यदि आपको इसका डिटेल जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और हमारे बेल आइकन को जरूर वो दबाएं ताकि हमारे जो आने वाली अपकमिंग जो वीडियो होगी आप उससे अपडेट हो पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे और उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला का हिंदी में अर्थ होता है विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला का हिंदी में अर्थ होता है विभाजन सूत्र। देखिए, सेक्शन फार्मूला में क्या था, हमने बताया था कि जब ए और बी कोई 2 पॉइंट हो, उसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और यदि कोई बिंदु P ए और बी को m1 रेशियो में m1 और m2 के रेशियो में काट रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे AP रेशियो PB इक्वल टू आपका है यहाँ पे m1 रेशियो m2। इस कंडीशन में आपको निकालना था P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया P का कोऑर्डिनेट xy है। तो आप जब प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और जो y जो है y का जो आपका वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगा वो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका वैल्यू कैसे आया x और y का, आपको इसको जानने के लिए आप लोगों को हमारे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखना होगा। उसमें मैंने इसकी विस्तृत व्याख्या करके बताई कि ये चीज कैसे आया है। देखिए, हमने सिर्फ उस दिन केस 1 के बारे में चर्चा किया था कि यदि कोई बिंदु P ए बी को अंदर से क्या करता है m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है, उस कंडीशन में P का नियमन क्या होगा। देखिए, यहाँ पे केस 2 है। केस 2 आप जब आगे की कक्षाओं में आगे जाएंगे तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 11 में, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। यदि सपोज ए और बी 2 बिंदु हैं, यदि उस रेखा को कोई बिंदु P उसको बाहर से कट कर रहा है m1 रेशियो m2 में, दैट मीन्स यहाँ पर भी AP रेशियो जो PB है वो आपका m1 रेशियो m2 है। इस कंडीशन में कुछ होता नहीं है, आपका वो सेम रहता है। x की वैल्यू यहाँ हो जाती है m1 x2, और जो प्लस m2 जो साइन था उसका सिर्फ साइन जो चिन्ह है वो सिर्फ माइनस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू निकल के आती है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और जो y का जो वैल्यू निकल के यहाँ फाइंड आउट होता है वो होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो यहाँ देखिए 2 केस बनते हैं सेक्शन फार्मूला के। एक होता है इंटरनल डिवीजन, ये प्लस में होता है, और जब आपका एक्सटर्नल डिवीजन P ए बी को बाहर से करती है उस कंडीशन P का कोऑर्डिनेट हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और दूसरा जो होता है y की वैल्यू हो जाती है m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। देखिए, इसमें और एक केस हो सकता है when P is midpoint of AB। P क्या हो, मध्य बिंदु। P जो है वो क्या हो, मध्य बिंदु हो किसका, AB का। इस कंडीशन में P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब P क्या होगा, मध्य बिंदु होगा AB का। तो देखिए, इस कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब P मध्य बिंदु होगा AB का, तो इस कंडीशन में भी P क्या करेगा, AB को इंटरनली डिवाइड करेगा। तो इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो ये जो रेशियो है ये रेशियो बराबर हो जाएगी, मतलब AP का जो रेशियो होगा, AP रेशियो जो PB होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स हमने मान लिया कि ये रेशियो दोनों मिलकर m हो गया। सपोज यहाँ पे आप इसको m1 मानते और इसको m2 मानते, दैट मीन्स AP रेशियो जो PB होता है, AP बाय PB जो होता है वो आपका होता है m1 बटे m2। दैट मीन्स हमने दोनों को मान लिया है कि वो m रेशियो डिवाइड, मतलब ये भी आपका m है और ये भी आपका m है। तो m1 बटे m2, जो m1 का वैल्यू वो m होता है और m2 का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या होता है, m होता है। देखिए, जब इंटरनल डिवीजन करता है तो हम जानते हैं कि जो x का कोऑर्डिनेट था, x की जो वैल्यू आई थी वो था m1 x2 और प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2,
और जो y का वैल्यू फाइंड आउट होके आया था वो था आपका m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। हम यहाँ बोल रहे हैं कि m1 m2 दोनों रेशियो यहाँ बराबर है, दैट मीन्स दोनों किसके बराबर, m के बराबर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस m, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं my2 प्लस my1 बटे हम इसको यहाँ लिख सकते हैं m प्लस m। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2m, और आपका यहाँ जब इससे m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन यहाँ का हो जाएगा 2m। तो m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, m यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका जो फार्मूला निकल गया ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो जब p मिडिल पॉइंट हो AB का, उस कंडीशन में आपका जो कोऑर्डिनेट निकल के आता है, आपका कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता ही है, आपका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए दोस्तों, आप इस सेक्शन फार्मूला और मिडिल पॉइंट वाले फार्मूला का यूज करके आप एनसीईआरटी बुक की 7.2 पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हो, और आप साइन कन्वेंशन और डिस्टेंस फार्मूला जो हमारी पहली वीडियो है, आप उसको देखते हुए आप एनसीईआरटी बुक के क्लास 7 की 7.1 को आप लोग पूरा का पूरा बना सकते हो। यदि आपको 7.1 और 7.2 को बनाने में किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, आप उस क्वेश्चन को अपलोड करें, आप बता दें हमें कि सर मैं 7.1 की इस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आया, तो हमने 7.2 के क्लास 10 के 7.2 के क्वेश्चन नंबर हमने 7 लिख लिया है, मैंने इसको यहाँ सोल्यूशन करके बताया है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोला है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। क्वेश्चन बोला गया है कि हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु एक ये है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का क्या व्यास है, जहां केंद्र 2-3 है, केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक क्या है 1 और 4 है, तो बी का निर्देशांक हमने लिख दिया 1 और 4 है। अब बात को समझिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि केंद्र जो होता है वो व्यास का जो वृत्त का जो व्यास होता है उसको वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। दैट मींस सी क्या कर रही है, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी यहाँ पे कौन सा कंडीशन लागू हो गया कि सी जो है, जब वृत्त यहाँ जो है सी ए बी व्यास का केंद्र है, दैट मींस सी क्या कर रहा है, ए बी का मध्य बिंदु, सी ए बी का मध्य बिंदु है। आपको ये रिलेशन निकालना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब पी ए बी का मध्य बिंदु होता था, पी मेरा ए बी का मध्य बिंदु होता था, तो मध्य बिंदु का जो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े थे, जो हमने पढ़ा था, उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2। ये था मिडिल पॉइंट वाले केस में, जब पी ए बी का मध्य बिंदु है, यदि कोई 2 पॉइंट ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हमारा जो वैल्यू निकल गया था x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमारा मिडिल पॉइंट जो है वो सी है, सी 2 और -3 बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था x और y, यहाँ पे वो x है 2, और हमारा जब मिडिल पॉइंट जो x होता है, x जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे x1 आपका यहाँ x है और x2 जो है आपका 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1 बटे 2 इक्वल टू 2, क्योंकि मेरा मिडिल पॉइंट ये था, सेंटर का पहला जो x का पार्ट है उसका वैल्यू 2 गिवन है, तो x प्लस 1 बटे 2 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4। दैट मींस आप इसको ऐसा लिख सकते हो x प्लस 1 इक्वल टू 4, दैट मींस x बराबर 4 - 1, दैट मींस x का वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ पे, x इक्वल टू 3। सिमिलरली हम y वाले पार्ट को देखेंगे, तो y वाले पार्ट को आप देखोगे तो ये क्या है, -3 है, तो -3 इक्वल टू आपका y पार्ट हो गया, और y पार्ट का जो कोऑर्डिनेट हमारा जो निकल के आया था y पार्ट का, वो था y1 प्लस y2 बटे 2, दैट इज -3 इक्वल टू y प्लस 4 बटे 2। यहाँ पे जो मेरा y है वो y हमारा y1 प्लस y2 बटे यहाँ पे 2 है, तो y1 के लिए हम देखिए आपका y है और y2 के लिए आपका वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो y प्लस 4 बटे 2 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3 into 2 -6, तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, दैट मींस y इक्वल टू -6 - 4, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -10 हो गया। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट हमने माना था a, हम क्वेश्चन में बोला गया था कि a का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया था कि a का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, x और y है, तो x का वैल्यू हमको मिल के आ गया 3 और y का वैल्यू हमको मिल के आ गया -10, तो हमने x के वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 3 और y के वैल्यू को पुट कर दिया हमने -10, दिस विल बी योर आंसर। तो जब आप
मिडिल पॉइंट वाले एप्लीकेशन को लगाओगे तो आप इससे इसको आप हल करके निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे पहले वाले वीडियो से आप साइन कन्वेंशन और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप चैप्टर नंबर 7.1 को बना सकते हो और सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए आप 7.2 को आप कंप्लीटली बना सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको आगे के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे के चैप्टर 7.3 की ओर ले चलता हूं, जिसमें आपको जानना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। हम लोग जानते हैं 1/2 बेस को हम लोग आधार बोलते हैं, आधार, और इंटू इसको हाइट बोलते हैं शीर्ष लंब। तो देखिए आप यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल ऐसा होता है, ज्योमेट्री को पढ़ चुके हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको स्टडी करेंगे, हमारा 3 पॉइंट गिवन आएगा ए, बी और सी। तो ए, बी, सी 3 बिंदु दिए हैं और हमको इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो आप इसके एरिया को कैसे फाइंड आउट करोगे इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इस चीज का यहाँ पे अच्छे से एलोबरेट करके व्याख्या करके आप लोग समझा रहा हूँ। काइंडली आप इस वीडियो का अच्छे से अंत तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज एबीसी पर कैसे निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर लंब डाला m किस पर, तो x एक्सिस पर, ए से परपेंडिकुलर लंब डाला l किस पर डाला, x एक्सिस पर, और सी से परपेंडिकुलर लंब डाला हमने ये किस पर डाला, तो x एक्सिस पर डाला। तो यहाँ देखिए जब b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, दैट मींस o से m का डिस्टेंस x2 है और b से m का डिस्टेंस यहाँ पे आपका क्या y2 है। जब यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो दैट मींस कि o से l का डिस्टेंस x1 है और l से a का डिस्टेंस y1 है। जब c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है तो दैट मींस है कि o से n का डिस्टेंस x3 है और n से c का डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x3 और y3 है। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर को यदि आप स्पष्ट तरीका से देखते हैं, आप अच्छे से इसको देखते हैं तो देखिए 3 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। कौन सा 3 समलंब चतुर्भुज बन रहा है, देखिए एक पहला समलंब चतुर्भुज बन रहा है। पहला जो समलंब चतुर्भुज है वो है आपका ALBM, पहला समलंब चतुर्भुज है ALBM, प्लस दूसरा जो समलंब चतुर्भुज बना वो बना आपका ALCN चतुर्भुज, ALCN, और जो तीसरा जो आपका चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बन रहा है वो बन रहा है आपका BMCN चतुर्भुज, BMCN। तो देखिए यहां पे एक चतुर्भुज ये था पहला, एक दूसरा चतुर्भुज था ये, और आपका जो ये वाला है BMCN, इस पूरे फिगर को मान लो ये कि तीसरा चतुर्भुज है। तो यदि हम इस दोनों चतुर्भुज को जोड़े, ALBM को एक चतुर्भुज हमने एक इसको जोड़ा और दूसरे चतुर्भुज ये है आपका ALCN। यदि आप क्या करते हो, इस दोनों चतुर्भुज के सम में यदि आप इस चतुर्भुज को माइनस करते हो तो देखो आपको त्रिभुज का एरिया पूरा का पूरा बच जाएगा ऊपर, तो उससे आपको क्या मिलेगा, त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। दैट मींस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज ALBM का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज ALCN का क्षेत्रफल में यदि हम समलंब चतुर्भुज माइनस BMCN के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर दें तो हम उससे हमको वहां पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको ABC यहां पर मिल जाएगा। देखिए तो हमने बोला था कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है तो आपको समलंब चतुर्भुज ALBM का क्षेत्रफल निकालना होगा, प्लस उसमें क्या ऐड करना होगा, ALCN का क्षेत्रफल ऐड करना होगा, और इसमें क्या माइनस कर देना होगा, BMCN का क्षेत्रफल माइनस कर देना होगा। दैट मींस जो समलंब चतुर्भुज जो मेरा 1 नंबर है उसमें से हम ऐड करेंगे 2 नंबर वाले समलंब चतुर्भुज को, उसमें क्या माइनस कर देंगे, 3 नंबर वाले समलंब चतुर्भुज का एरिया। ठीक है, तो हमको जानना होगा कि समलंब चतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अपने पहले कक्षा क्लास 8 9 10 में हमने 8वां या 9वां कक्षा में हम पढ़ चुके हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और उन भुजाओं के बीच की दूरी, उनके भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखिए जो पहला समलंब चतुर्भुज है वो आपका है ALBM, तो हम निकाल दिए ALBM का क्षेत्रफल। तो ALBM का क्षेत्रफल जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ALBM है, ये ALBM एक आपका ये चतुर्भुज है। तो ये समांतर भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं का y1 प्लस y1 है और y2 है, तो समांतर भुजाओं का योग दैट मींस आपका हो गया y1 प्लस y2 और इनके बीच की दूरी। तो देखिए इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, दैट मींस इनके बीच की दूरी हो जाएगी x1 माइनस x2। सिमिलरली जब आप समलंब चतुर्भुज ALCN का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपका यहाँ पे देखिए ये है, ये वाला जो चतुर्भुज है ये आपका है ALCN,
आपका ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे समांतर भुजा यहाँ पे इसकी क्या है, एक आपका y1 है और एक आपका समांतर भुजा दूसरी क्या है, y3 है। तो हम समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 y1 + y3। और जब इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, जो उनके बीच की दूरी है, उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो आप देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x3 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x1। दैट मींस यदि इस डिस्टेंस, यदि हम इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमको ये ln का डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्टेंस हमको यहाँ पे क्या मिल गया, x3 - x1। सिमिलरली हम समलंब चतुर्भुज BMCN के क्षेत्रफल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक समलंब चतुर्भुज है BMCN, एक आपका समलंब चतुर्भुज है। तो इस कंडीशन में आपका जो समांतर भुजा हो जाएंगी, एक हो जाएगा y2 और दूसरी भुजा हो जाएगी y3। दैट मींस उनका जो भुजा था समांतर भुजा होगी 1/2 y2 + y3 और इनके बीच का वो डिफरेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस x3 है, ये डिस्टेंस x2 है। दैट मींस हमको यदि mn को फाइंड आउट करना है तो हम यदि ON में यदि OM को माइनस कर देंगे तो इनके भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या माइनस कर दिया, x3 - x2। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों चतुर्भुज का है, हमको यहाँ समलंब चतुर्भुज का जो एरिया निकला है, इस तीनों को हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहला चतुर्भुज का हमारा ALBM, तो इसका हमने एरिया निकाला था हाफ × y1 + y2 × x1 - x2। तो हाफ y1 + y2 × x1 - x2 प्लस हाफ y1 + y3 × x3 - x1। और इसमें हमने क्या एरिया BMCN को माइनस किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे -हाफ y2 + y3 × x3 - x2। चलिए दोस्तों हम आगे तो चलते हैं, इसको हम एलोबरेट कर रहे हैं। तो देखिए इस वाले को हम यहाँ एलोबरेट किए, यहाँ पे लगे। तो यहाँ देखेंगे मेरा तो हाफ y1 + y2 × x1 - x2 प्लस हाफ y2 + y3 × x3 - x1 माइनस हाफ y2 + y3 × x3 - x2। तो देखिए यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। हमने हाफ को तीनों से कॉमन ले लिया। तो जो पहला एरिया निकला, पहला वाला ये था y1 + y2 × x1 - x2 प्लस y1 + y3 × x3 - x1। और इसमें हमने क्या माइनस किया, -y2 + y3 × x3 - x2। मैंने इसको लिख दिया, पुट कर दिया। देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ कॉमन लिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 - x2 से, तो हो जाएगा y1 x1 और माइनस हो जाएगा y1 x2। y2 को फिर हम क्या करेंगे, x1 - x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे y2 x1 - y2 x2। सिमिलरली हम y1 को क्या करेंगे, x3 - x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y1 x3 और माइनस यहाँ का हो जाएगा y1 x1। फिर हम y3 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 - x1 से, तो आपका यहाँ हो जाएगा y3 x3 और माइनस हो जाएगा y3 x1। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, y2 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 - x2 से, तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा y2 x3 - y2 x2। और जब y3 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 - x2 से, तो आपका निकल जाएगा y3 x3 - y3 × x2। यहाँ पे हाफ एच लिखा है। यहाँ पे आपका पहला है जो टर्म का y1 x1 - y1 x2 प्लस y2 x1 - y2 x2, y1 x3 - y1 x1 प्लस y3 x3 प्लस y3 x3 - y3 x1 - y3 x1। देखिए जब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -y2 x3 माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y2 x2। ये माइनस हो जाएगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा y3 x3 और ये माइनस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा y3 x2। तो देखिए यहाँ पहला मेरा टर्म था y1 x1, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका -y1 x1 यहाँ पे है। तो हमने क्या किया कि इस दोनों को यहाँ पे कट कर दिया, y1 x1 ये भी कट हो गया और y1 x1 यहाँ पे ये भी कट हो गया। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ -y2 x2 है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस y2 x2 है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कट कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे कट हो गया। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे आपका y3 x3 है और आपका यहाँ -y3 x3 है, तो आपका ये भी क्या हो गया, कट हो गया। अब देखिए आपका पहला टर्म यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म बचा ये -y1 x2, दूसरा टर्म बचा y2 x1, तीसरा टर्म आपका यहाँ पे क्या बचा y1 x3, चौथा टर्म क्या बना -y3 x1 और पांचवा जो टर्म बचा ये बचा -y2 x3 और जो छठा जो टर्म बचा यहाँ पे हो गया y3 x2। तो देखिए हम यहाँ पे x1 कॉमन लेते हैं, x1 कहाँ पे, x1 इस वाले टर्म पे यहाँ एक यहाँ पे x1 है और एक आप इस वाले टर्म पे यहाँ पे x1 है। तो जब x1 कॉमन लोगे तो इसका y2 और इसका -y3, हम इसको इसने क्या इसके अंदर डाल दिया x1 × y2 - y3। अब देखो x2 वाला टर्म क्या है, x2 वाला टर्म आपका एक ये है और आपका x2 वाला टर्म आपका एक यहाँ पे ये है। तो जब आप x2 कॉमन लेगे तो देखो y3 प्लस के फॉर्म में है, हमने y3 को प्लस के फॉर्म में लिखा और माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, दैट मींस ये आपका हो जाएगा -y1। सिमिलरली आप x3 वाला टर्म देखोगे तो x3 वाला टर्म आपका ये है y1 x3 और -y2 x3। तो देखिए यहाँ पे भी देखो यहाँ पे x3 कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा y1 - y2। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो क्या निकल के आया, हाफ × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आप इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट से अच्छे से आप इसको नोट कर लो और आप इसको आराम से फाइंड आउट करके आप इसको आप निकाल सकते हो।
ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मिल गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है जब आपको तीनों पॉइंट एबीसी कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, ए x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 गिवन रहेगा कोऑर्डिनेट, तो आप फार्मूला निकाल सकते हो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसके बीच में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट आप मानो यहाँ पे ये 4 है और एक 5 है। एक आपका एक पॉइंट है बी, इसका सपोज कोऑर्डिनेट यहाँ मानो ये -2 और ये 3 है। और एक पॉइंट सपोज करो आप यहाँ पे है सी, इसका कोऑर्डिनेट आप मान के चलो कि ये आपका -3 और यहाँ ये -4 है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों प्लस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका x माइनस है y प्लस है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसके दोनों क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसके x भी, इसका x जो भुज है वो भी माइनस है और जो कोटि वो भी माइनस है। तो आपको बताना है कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा यूजिंग दिस फार्मूला। तो हमने क्या किया, एबीसी तीनों पॉइंट को हमने मर्ज कर दिया, तो इससे हमको यहाँ त्रिभुज मिल गया। तो आप यूजिंग दिस फार्मूला आप इसको आप आराम से यहाँ पुट करके आप इसको निकाल सकते हो। आप इसको पुट करोगे तो हाफ x1 ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, ये आपका हो गया x1 और y1, ये आपका यहाँ पे हो गया x2 और y2, और ये आपका निकल के आया x3 और आपका आ गया y3। तो आप फार्मूला पुट करेंगे 1/2 x1, x1 मेरा क्या है 4, y2 माइनस y3, y2 मेरा क्या यहाँ पे 3 है और y3 मेरा क्या -4, तो देखिए माइनस और यहाँ हो जाएगा -4 प्लस x2 मेरा यहाँ पे क्या है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, y3 माइनस y1, आपका y3 यहाँ पे क्या है -4 माइनस y1 आपका यहाँ पे क्या है, y1 आपका यहाँ पे 5 है तो उसको लिखेंगे -5 प्लस x3 आपका यहाँ पे क्या है -3, जिसको लिखेंगे -3, और y1 माइनस y2 आपका यहाँ पे क्या है 5 और माइनस y2 आपके यहाँ पे क्या गिवन है 3। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो 1/2 4 3 माइनस 4, तो 3 प्लस 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 7 प्लस -2 हो जाएगा, माइनस और माइनस -5 आपका हो जाएगा -9 प्लस -3 हो जाएगा और 5 -3 आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 × 4 × 7 यहाँ पर हो जाएगा 28, माइनस प्लस तो हो जाएगा +18 और माइनस ये हो जाएगा 6। तो जब इसका सॉल्यूशन आउट करके निकालोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2। 28 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो 28 और 2 हो जाएगा 38 और आपका हो जाएगा 8 46 माइनस 6, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 1/2 × 40। जब इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो दैट मीन्स 20। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका यहाँ पे एबीसी जो बन के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तीनों पॉइंट एबीसी से, तो उस एरिया का ट्रायंगल यहाँ पे क्या निकल गया है 20। तो आप इसके बेस पे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके आप 7.3 जो आपका जो चैप्टर है आप उसको बना सकते हो। ये पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेसिस है। अब देखिए मैं एक इस पॉइंट बताने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेके। कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप चेक करो ए बी सी संरेख हैं, कोलिनियर है कि नहीं, ए बी सी संरेख हैं, आपको ये चेक करना है। तो देखिए जब ए बी सी तीनों एक पॉइंट पे होंगे तो उससे कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। ए बी सी जब तीनों एक लाइन में होंगे तो उससे कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब आप यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट मीन्स कि आप त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को यूज करते हुए आप ये चेक कर सकते हो क्या तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो जब इससे कोई ट्रायंगल हमारा बनेगा ही नहीं तो इस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए आपका इसमें क्या केस बन के आता है, जब ए बी सी संरेख हो तो उस कंडीशन में जो इससे ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये वाला 1/2 x1, ये वाला जो यूजिंग दिस फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 0। तो आप किसी भी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लीजिए, आप उसको यहाँ पे पुट कीजिए, यदि आपका एरिया 0 निकल के आता है तो आपका यह सिद्ध हो जाता है कि तीनों बिंदु क्या है, ए बी सी संरेख है। दैट मीन्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, COLLINE। तो तीनों बिंदु क्या है, ये संरेख है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसके बेस पर एक
आपके एनसीईआरटी बुक की एक एग्जाम्पल 14 को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 बिंदु B 4 के और C जो बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट 6 - 3 क्या वो संरेखी है। तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब ABC कोलिनियर होंगे, जब वो संरेख होंगे तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन में जो ये ट्रायंगल जो यहाँ ABC बनेगा इसका एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों बिंदु हमको यहाँ बोला गया है संरेख। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हमको बोला गया है हमको किसका मान फाइंड आउट करना है, के का मान निकालना है। तो हम देखेंगे के कहाँ पे, तो बिंदु बी में हमको यहाँ पे के मिला, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया गया 4 और के। तो हम जानते हैं कि एरिया जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3 इक्वल टू क्या 0। तो देखिए जब ये बाय यूज करोगे तो 1/2 x1 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 y2 यहाँ पे क्या हो गया, के, तो हमने के लिख दिया, y3 क्या -3 तो ये हो गया -3 प्लस x2 आपका यहाँ पे क्या हो, x2 आपका हो गया 4 हो गया, y3 - y1 y3 आपका क्या हो गया -3, y1 आपका है 3 तो -3 प्लस x3 आपके यहाँ पे क्या गिवन है 6, y1 - y2 तो 3 माइनस यहाँ पे हो गया के। जब आप सोल्यूशन करोगे तो 2 इंटू के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू के प्लस 3 प्लस 4 -3 - 6 हो जाएगा प्लस 6 के इंटू हो जाएगा 3 माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 0। सोल्यूशन करोगे 2 इंटू के 2 के 2 3 जा 6 4 इंटू -6 -24 6 3 है 18 और 6 इंटू माइनस के इक्वल टू -6 के। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 के -6 के, जब आप इस दोनों को हल करोगे -4 के हो जाएगा और यहाँ पे 18 और 6 ये हो जाएगा +24 -24 ये -24 गिवन है, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो -4 के बटे 2 इक्वल टू 0 आप कट करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा -2 का 0। तो आप इसका ऐसा लिख सकते हो के बराबर 0/-2। और जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से यदि हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 0। दैट मीन्स के का वो मान हमको क्या मिल के आ गया 0। तो आप इस फार्मूला का आप उपयोग करके जब वो क्वेश्चन बोला जाए, आपको दिया जाए कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो उससे हमारा कोई एरिया, तो उससे हमारा कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट उस त्रिभुज के एरिया को आप 0 कर दें और उससे आप किसी भी पॉइंट का मान के हो, x हो, y हो, z हो, आप किसी का मान फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो कि आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला यूज करते आप किसी चतुर्भुज के एरिया को भी निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x3 y3 और डी का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x4 y4। तो इस कंडीशन में आप त्रिभुज के एरिया, इसके एरिया को कैसे निकालोगे, यूजिंग दिस फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल की यूज करके आप किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यदि हम इसके डायगोनल को ऐसे मिला दें तो देखिए यहाँ 2 त्रिभुज बना, एक पहला त्रिभुज ये बना और एक दूसरा त्रिभुज ये बना। यदि आप क्या करते हो, चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप आराम से आप त्रिभुज क्या कर सकते हो, एक त्रिभुज आपका बना ACD और इसमें आप लोग कौन वाला एरिया ऐड कर सकते हो, एरिया नंबर 2 ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या बना ABD। तो आप इसमें ट्रायंगल यदि ABD एरिया को जोड़ देते हो तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये जो आपका जो रिजल्ट देगा ये चतुर्भुज ABCD का एरिया का रिजल्ट ये देगा। तो आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला यूज करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप आराम से किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी निकाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। और यदि इससे हमारा क्या होता है कि 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने इस तीनों वीडियो के थ्रू उसका सारा कंसेप्ट हमने इस पर क्लियर कर दिया है। आप इसे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 के आप 7.1, 7.2 एंड 7.3 के सारे न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हो। यदि आपको न्यूमेरिकल हल करने में या किसी एग्जाम्पल को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाएं, उस क्वेश्चन को आप इतना बोल दें कि सर हमको इस एनसीईआरटी बुक के क्लास 10 के 7.1 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 में किसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको आपको अच्छे से अगले वीडियो पे एलोबरेट करके मैं अच्छे से समझा दूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, यूट्यूब के सर्च बार में सिर्फ आप लिखेंगे चंद्रकिशोर तो हमारे यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी आती है, पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। नमस्कार।